ने अपने अपने स्तर से किया। शुरुआती दौर में जो क्लासिफिकेशन आया था वो था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। आपके एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ नहीं है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, बट एक ऐसा लिखा है कि सोर्स के आधार पर कोई प्लांट से मेडिसिन मिलता था, किसी प्लांट से कपड़े मिलते थे यानी फाइबर मिलता था, किसी से मेडिसिन मिलता था, किसी से मसाला मिलता था। इसके आधार पर शुरुआती दौर में उसको बांटा गया, जो बिल्कुल ही साइंटिफिक तरीके से नहीं बांटा गया, बिल्कुल साइंटिफिक तरीका उसमें था ही नहीं। सबसे पहले अगर किसी ने वैज्ञानिक तरीके से यानी साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन का काम शुरू किया लिविंग बींग्स को, सजीवों को, तो वो शख्सियत कौन थे? एरिस्टोटल। कौन थे? और एरिस्टोटल ने पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल थे उसको दो भागों में बांटा, इनेमा और अनेमा। फ्यू कैरेक्टर को सोचकर, कुछ कैरेक्टर को मन में सोचा, एक दो कैरेक्टर मन में लिया, गुण लिया, उसी गुण के आधार पर, उसी फीचर्स के आधार पर उन्होंने एनिमल को दो भाग में बांट दिया। गुण क्या था? कैरेक्टर क्या था? एक ही कैरेक्टर। क्या आरबीसी है कि नहीं खून में, ब्लड में आरबीसी है कि नहीं? तो एक या दो कैरेक्टर को देख के ही अगर आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और एरिस्टोटल साहब ने जो एनिमल को दो भागों में बांटा, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल था। उसके बाद उन्होंने प्लांट को तीन भागों में बांट दिया। क्या देख करके? प्लांट के सारे कैरेक्टर पर विचार नहीं किया, एक दो कैरेक्टर को देखा और उसको तीन भाग में बांट दिया, हर्ब श्रब एंड ट्री, हर्ब श्रब एंड ट्री। उसके बाद जब इससे भी नहीं हुआ तो बाद में आया कौन? कैर्लोस लिनियस। और उन्होंने पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स के उसको उन्होंने कहा कि भैया हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटना चाहते हैं, और उन्होंने मात्र दो ही किंगडम में बांट दिया। एक का नाम रखा प्लांटिक किंगडम और एक का नाम रखा, तो कुछ प्राणियों को प्लांटिक किंगडम में रख दिया और कुछ प्राणियों को एनिमालिया किंगडम में रख दिया। ऐसा प्राणी जिनके सेल में, आखिर कैर्लोस लिनियस ने क्या सोचा और क्या सोच के दो ही किंगडम बनाया, प्लांटी और एनिमालिया किंगडम? क्या सोच के? उन्होंने कहा कि जिस प्राणियों के सेल में सेल वॉल है उसको प्लांटी किंगडम में रख दो, और जिन प्राणियों के सेल में सेल वॉल नहीं है उसको एनिमालिया किंगडम में रख दो। बस ऐसा ही किया उन्होंने और दो किंगडम में बांट दिया, एनिमालिया किंगडम और प्लांटी किंगडम। लेकिन बाद में चल के इसमें ढेर सारे ड्रॉबैक्स आए, बहुत सारी खामियां आई, और उन खामियों को, ड्रॉबैक्स को, अवगुण को मैंने कल लिखाया। वो सब क्या क्या था? यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में सब सामान मिक्स करके एक ही जगह रख दो, खाने पीने वाला चीज, किताब, कॉपी, कलम, खिलौने, मेडिसिन, सब कुछ, तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा ना। घर में सारे सामान अगर एक एक जगह पर अगर व्यवस्थित है तो अच्छा लगेगा। तो आप मिक्सिंग करने का काम मत करो, उसी में रोटी, उसी में चावल, उसी में रोटी, किताब, कॉपी, कलम, सब कुछ, खिलौने, ये सब मत करो। यानी उन्होंने क्या किया कि यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया। बोला भाई ऐसा काहे कि आप, अरे यूनिसेलुलर को अलग रखते, मल्टी सेलुलर को यानी जिसका बॉडी एक से अधिक सेल का बना हो, बहुकोशिकीय हो, उसको अलग रखिए। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक के साथ रख दिया। ये भी नहीं करना चाहिए था उनको। जो अपना खाना बनाता था ऑटोट्रोपिक का, जो अपना खाना नहीं बनाता था उसको हेटरोट्रोप कहते हैं, परपोषी, दोनों को एक साथ रख दिया। ये सारे ड्रॉबैक्स थे, और इन ड्रॉबैक्स को, इन खामियों को दूर करने के लिए कौन सक्सेस आए? आर.एच. व्हिटेकर। समय समय पर, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आर.एच. व्हिटेकर ही आए, समय समय पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उसमें परिवर्तन करता गया, और लास्ट में आए आर.एच. व्हिटेकर, और उन्होंने एक दमदार, एक जबरदस्त और सक्सेसफुल क्या दिया? क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया, इसके पीछे बहुत बात सोचा। क्या क्या सोचा, उनके दिमाग में क्या क्या बातें आई, आज मैं लिखाऊंगा। कि आर.एच. व्हिटेकर 1969 में, 1969 में जब ये दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो क्या क्या दिमाग में सोचा, कौन कौन फीचर्स था, कौन कौन कैरेक्टर थे जिन पर उन्होंने ये विचार किया, आज मैं वो सब लिखाऊंगा। तो चलिए लिख लीजिए कौन कौन कैरेक्टर था। लिखिएगा आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर proposed, R.H. Whitaker proposed
5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन by considering following characters of living beings. आर एच विटाकर प्रपोज्ड मैंने कहा या दिया, क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम बाय कंसिडरिंग मतलब विचार करते हुए, क्या विचार करते हुए, निम्नलिखित गुणों, सजीवों के निम्नलिखित गुणों पर विचार करते हुए उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो कौन कौन था, चलो पहला था सेल स्ट्रक्चर, पहला था सेल स्ट्रक्चर। उनके दिमाग में ये आया कि सेल के बारे में उन्होंने आइडिया लिया। क्या क्या आइडिया लिया कि सेल का, में 3 बात सोचा कि सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल है कि नहीं है, सेल वॉल इज प्रेजेंट और एब्सेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल टाइप का मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में से क्या है। उसके बाद तीसरा उन्होंने सोचा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तो चलो सबसे पहला कैरेक्टर उनके दिमाग में आया वो था सेल स्ट्रक्चर, सेल का संरचना। लिविंग बींग्स के सेल का संरचना कैसा है, सेल कैसा है। दूसरा उनके दिमाग में आया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी बना कैसे है, बॉडी बना कैसे है, आखिर वो सेलुलर है कि टिश्यू वाला है कि ऑर्गन वाला है कि ऑर्गन सिस्टम वाला है। ये उनके दिमाग में बातें चल रही थी। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ। किन किन लिविंग बींग्स को कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन दिया गया। तीसरा आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना भोजन कैसे तैयार करता है, अपने तैयार करता है कि चुराता है, यानी ऑटोट्रॉफ है कि हेटरोट्रॉफ, ये देखा गया। इसमें ऑटोट्रॉफ है कि हेटरोट्रॉफ है। उसके बाद था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, यानी बच्चा पैदा करना। वो मोड क्या है, सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है कि दोनों है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रजनन है कि सेक्सुअल है या बोथ या दोनों है, क्या है। और एक लास्ट लिया गया, वो भी मैं यही देता हूं। इनके मन में यह भी बात चली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, और इवोल्यूशनरी, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, आपको दिखाई पड़ेगा, मैं पहले लिखने दो।
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, इन सारे चीजों पर एक साथ उन्होंने विचार किया और तब जाकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आप भी इन सारे चीजों को दिमाग में रख लो, सारा चीज, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मोड का हिंदी होता है तरीका, मोड का हिंदी तरीका, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, पोषण यानी भोजन बनाने का, प्राप्त करने का तरीका क्या है, रिप्रोडक्शन प्रजनन का तरीका क्या है, कैसे प्रजनन करता है, बच्चा कैसे पैदा करता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का हिंदी क्या होता है, संबंध। एक लिविंग बीइंग का दूसरे लिविंग बीइंग से क्या संबंध है, धरती पर पहले कौन आया, तब कौन आया, ये सी बातें। इन सारी बातों को सोचते हुए उन्होंने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले लिख लो, एक बार फिर हम बकबक करेंगे इस पर। जो लिख लिए जो आदमी, वो एक नजर देखिए कि आर.एच. विटाकर साहब ने कौन कौन कैरेक्टर दिमाग में लिया। उधर का बात छोड़ो तत्काल, ये लाइन पढ़ो, ये 5-6 लाइन जो मैं लिखा हूं, सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और लास्ट में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। याद कर लो ना, टोटल आदमी याद कर लो ये 5 पॉइंट जल्दी। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इतना बात रटने में क्या रखा है, जल्दी लिख करो। आर.एच. विटाकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो क्या क्या सोचते हुए दिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या अगर वो नहीं बोलना चाहते हो तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। रिलेशन में शिप लगा दो, रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी में तो इवोल्यूशन मतलब क्या, विकास के दौर, धरती पर कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे जीव आए, पहले लंगूर आए कि पहले इंसान आए, ये सब वाली कहानी। पहले प्लांट आए कि पहले एनिमल आए, ये सब वाली कहानी। पहले प्लांट आए कि एनिमल, पहले प्लांट। तो चलो ये हो गया, सबको याद भी कर लिया है। किसी को कोई एक आदमी सुना सकते हैं? यस, बॉयज में एक हाथ खड़ा किया। कैन एनीबडी मोर? बस एक लड़की हाथ खड़ा की, 2 लड़की हाथ खड़ा की, एक लड़का और हाथ किया, एक और हाथ खड़ा कर सकते, कीजिए, हिम्मत कीजिए ना। अरे 3 ही आप खड़ा होइएगा, 3 ही बोलिएगा, 2 हम बोल देंगे, लेकिन हिम्मत तो करो। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से कोई भी इंपॉसिबल वर्ड नहीं होता, इसलिए आप कोशिश करो बोलने। जो सबसे पहले हाथ रखे वो बोलेगा। यस, आर.एच. विटाकर ने कौन कौन कैरेक्टर पर विचार किया 5 किंगडम वाला जब दिया था सिस्टम, तो यस, रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है बोलने में? चलिए, एक लड़की पहले हाथ खड़ा की, बोलिए आप। सेल स्ट्रक्चर पहला, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, बॉडी का संगठन कैसे है, बॉडी बना कैसे, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका क्या है, कहां से भोजन प्राप्त करता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा कैसे कैसे करता है। रिलेशनशिप, देखो बहुत अच्छा से बोल दी। उसके बाद कौन हाथ खड़ा किया था? यस, एक, अच्छा आप बोलिए, बोलिए। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलिए। बहुत बढ़िया। इधर से कहीं बोलिए, कोई बोलिए। यस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अच्छा, कोशिश रहा। चलिए अब चलते हैं, जो ये बात उन्होंने सोचा, अब इसी पर हम एक चार्ट तैयार करते हैं, और वो चार्ट बहुत धांसू चार्ट होगा, बहुत भयानक चार्ट होगा।
ये चार्ट ऐसा होगा जो आपको हम खाने देंगे नहीं, हम सिर्फ बोर्ड पे चार्ट बनाएंगे, वो आपको खाने देंगे नहीं, आपके मुंह से पानी गिरता रहेगा बट खाने नहीं देंगे। हम चार्ट यहां बनाएंगे, आपको चार्ट को सरसरी निगाहों से देखना है और कॉपी पे लिखना है। बातें यही सब होगी। देखो चार्ट बनाने पे जा रहा हूं। और चार्ट जब मैं बनाऊंगा तो कौन कौन वर्ड में कितना जगह देंगे, किस किस रो में कितना जगह देंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर, और उसके बाद जितना जगह बच गया ना उसको 5 भाग में बांट दो। चूंकि 5 किंगडम है तो 5 भाग में बांट देना है। चलिए नाम लिख देना है इसमें। इसमें क्या लिखे जल्दी बोलो, कौन किंगडम लिखे? मोनेरा किंगडम। इसमें क्या लिखे? प्रोटिस्टा किंगडम। कम से बोलो तो फंजाई किंगडम। इसमें बोलो प्लांटी किंगडम। इसमें बोलो एनिमालिया। आप बोलिएगा तो हम जो है बहुत खुश रहेंगे कि मेरे बच्चे जगे हुए हैं, मेरे बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं, याद बहुत कुछ है। अब चलिए इस कैरेक्टर में हम 5 कैरेक्टर लेंगे। देखो पहला वाला में जगह कम भी दोगे तो चलेगा, दूसरा वाला में जगह खूब देना, जम के देना जगह, उसका दुगुना या तिगुना देना, क्योंकि ज्यादा बात लिखाएगा। इसमें एकदम जगह कम भी रहेगा तो चलेगा, नहीं दौड़ेगा। हाँ, इसमें कम जगह दो, कम तो ज्यादा दे दो। और जहां तक इसका सवाल है, इसमें मीडियम का दे सकते हो, कोई खास बात नहीं है। यहां भी कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन ये वाला में सबसे अधिक जगह, ये भी काफी कम पड़ जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 5 बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। कौन कौन पॉइंट बनाएंगे? देखिए सेल स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट था ना, यहां देखो, यहां हम तीनों पॉइंट लेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट पचमा, इस पर विचार नहीं करेंगे। ये मैंने लिखने के लिए लिख दिया कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर भी विचार किए थे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर भी विचार किए थे, लेकिन जो मैं ये चार्ट बनाऊंगा उस चार्ट में इस दोनों को छोड़ दो। बाकी कितना हुआ इसमें? ये 3, 1, 2, 3, 4, 5, यही 5 पॉइंट पर विचार करेंगे। इजी वे में बात करेंगे, आसानी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए बोलो, पहला कैरेक्टर का नाम क्या होगा? सेल टाइप, सेल वॉल। दूसरा क्या होगा? तीसरा बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं फल्ला किंगडम में, चिल्ला किंगडम में। उसके बाद बोलो मोड ऑफ। देखो भैया हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, हो सकता है आपको पीछे में दिखाई नहीं पड़े, लेकिन आप अपने अकल से देखो, आंखों से मत देखना, अपनी अकल से देखना कि सर क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सब वर्ड लिखा चुके हैं। थोड़ा भी दिखाई पड़ेगा तुम समझोगे अच्छा सर क्या लिखे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं पीछे वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगला बोलो, अपने मन से बोलो मोड ऑफ, सॉरी इसमें ऐसा करो, चौथा में लिखो, चौथा में करो, चौथा में कर दो भैया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसके लिए हम बनाए वो सब रहेगा ना। ये बनाए थे हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बनाए हैं पचमा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऐसा चार्ट है जिसको अच्छे से पढ़ लिए तो पांचों किंगडम के बारे में 5 बात तो जरूर तुम जान जाओगे। मोनेरा किंगडम के बारे में 5 बात सीख जाओगे, प्रोटिस्टा के बारे में 5 बात सीख जाओगे, सब किंगडम के बारे में 5-5 बात तो पक्का सीख जाओगे आज। ये इतना अच्छा चार्ट है, 5 बात तो तुम किसी वक्त बोल सकते हो। कोई बोलेगा एनिमालिया किंगडम के बारे में 5 को बात बोलिए, बोला एकदम बोल देंगे।
पहला बोल देना सेल टाइप के बारे में, दूसरा सेल वॉल के बारे में, तीसरा इसके बारे में, चौथा इसके बारे में, पांचवा, इतना तो कम से कम बोल दोगे, वो खुश हो जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए, इतना तैयार कीजिए, उसके बाद फटाफट हम लोग खाएंगे चाट को, फटाफट नहीं खाएंगे नहीं, मतलब देखेंगे इसको। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, शुरू करें। आप एकदम ध्यान सुनिए, सब आपका याद हो जाएगा। मैं शुरू कर रहा हूं बोलना, आप लिखना बंद कर दीजिएगा। बाकी जिसको जो लिखना होगा जब शुरू करेगा उसमें लिख लेना। अब सुन लो, पहला चीज हम विचार कर रहे हैं सेल टाइप पर। अपने पास कितना किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एकदम याद ही हो गया आप लोग। तो सेल पूरी दुनिया में टोटल आदमी जानते हैं कि कितने प्रकार के सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एंड, जिसको नहीं भी पता है आज सीख जाओ। दो प्रकार के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड। आप देखो थोड़ा सा यहां चले आओ, ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। अरे यार, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है सब सुनिएगा ध्यान से। प्रोकैरियोटिक सेल और इसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स होता है इंसिपिएंट, और इंसिपिएंट का हिंदी होता है पुराने जमाने का, पुराने ख्याल का, पुराना चीज। जैसे अगर अब मैं बोलूं, बस इतना ही एग्जांपल देते हैं कि आजकल जमाने में दो तरह के मोबाइल हैं। अभी भी पुटपुटिया मोबाइल है ही, 700-800 हजार रुपए में देता है, पुट के दाई से दाविए और उसे या तो कॉल जाएगा या कॉल आएगा, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद एक मोबाइल है एंड्रॉइड सेट। एंड्रॉइड सेट क्या है? एक तरह का मिनी लैपटॉप है, मिनी कंप्यूटर है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द मोबाइल, सब कुछ है उसमें, क्या नहीं है। तो एक तरफ एंड्रॉइड सेट और एक तरफ पुटपुटिया मोबाइल। जमाने जब मोबाइल का आविष्कार हुआ था तो मोबाइल ऐसा ही था, पुटपुटिया ही था। लेकिन आज इतना आविष्कार हो गया, इतना हाईफाई हो गया कि एंड्रॉइड हो गया। तो प्यारे, यू मने होता है ट्रू, यू मने होता है ट्रू, कैरियो मने होता है न्यूक्लियस। कैरियो मतलब, आजकल सबको यह पता है कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं, और सेल का गार्जियन कौन होता है? न्यूक्लियस, है ना? उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो? ट्रू हो, सत्य हो। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में लिखेंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसको हिंदी में बोलेंगे सुसंगठित। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस ट्रू हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी सुसंगठित हो, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। व्हाट आर यू डूइंग मैन? ठीक से बैठो। और प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स क्या होता है? इंसिपिएंट। प्रो मीन्स इंसिपिएंट, इंसिपिएंट बने पुराने दौर का, पुराने ख्याल का। और कैरियो बने न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस पुराने ख्याल का हो, पुराने दौर का हो, इंसिपिएंट हो, वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो, न्यूक्लियस के नाम पे कलंक हो। सिर्फ कहते हैं न्यूक्लियस, लेकिन लगता नहीं किसके पास न्यूक्लियस है। यानी ऐसा सेल जो शुरुआती में जब धरती बनी थी तो सबसे पहला सेल अगर कोई बना था तो उसका नाम था प्रोकैरियोटिक सेल। पहली बार बना था, बेचारा जैसा मन तैसा बन गया, क्या करोगे? तो इसका न्यूक्लियस अच्छा नहीं है, और इसका न्यूक्लियस अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक बात आ रहा है कि सर बहुत अच्छा न्यूक्लियस किसको कहते हैं और इंसिपिएंट किसको कहते हैं? यानी ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस और इसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, क्या अंतर है? अब देखो, मैं बना रहा हूं, देख रहा हूं न्यूक्लियस को। एक अच्छा न्यूक्लियस कहलाने के लिए ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हर चीज की अपनी एक बाउंड्री होती है, जो आपके घर की बाउंड्री होती है, आपके घर का पहचान है। आपके घर की बाउंड्री आपके घर का पहचान है कि ये जमीन मेरी है, यहां तक की जमीन मेरी है, ये पहचान देता है। अगर ये सेल का मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में आप कोशिका झिल्ली को होती है, सेल का पहचान है। ये सेल की बाउंड्री, सेल का पहचान है।
उसी प्रकार ये न्यूक्लियस की बाउंड्री जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस का पहचान है ये। और देखो गॉड बड़ा गजब कमाल किए हैं। इसको देखो, इसमें मात्र एक लेयर है ना एक लेयर। इसमें जरा गौर से देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो लेयर है। देखो एक ये वाला, ये बाहरी है, और एक अंदर वाला भी है। एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, है ना। यानी इसके मेम्ब्रेन में दो मेम्ब्रेन है, आउटर और, अरे आउटर और, आउटर का उल्टा इनर, आउटर बने बाहरी, इनर बने अंदर वाला। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। अब देखो ये पूरा मेम्ब्रेन सटा हुआ नहीं है, कहीं न कहीं छिद्र है, छिद्र छिद्र छिद्र, इसको बोलते हैं पोर। पोर यानी यहां पर जो आप देख सो बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये आउटर और ये इनर दोनों मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितने हैं? दो, एक आउटर एक, और ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। इसको क्या पढ़ोगे? न्यूक्लियर पोर। क्यों पोर बने, छिद्र क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो बाजार है, ये सेल का बाजार है, ये सेमी सॉलिड होता है ना, लिक्विड होता है ना सॉलिड, सेमी सॉलिड होता है ये बाजार है। इसको साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, जो हिंदी मीडियम में पढ़ का है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है, सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, यहां भी रिएक्शंस हो रहे हैं, यहां भी बहुत सारी चीजें होती है। ये न्यूक्लियस के अंदर का बाजार है, ये सेल के अंदर का बाजार है। इस बाजार का नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो प्लाज्म यहां भी लगा, यहां भी प्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो रस है, जो न्यूक्लियस का रस है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसमें एक फुटबॉल तैर रहा होता है। फुटबॉल टाइप का कोई गोल 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 कोई डेंस बॉडी तैर रहा होता है। इसका नाम है न्यूक्लियोलस। देखो स्पेलिंग मिला लो भैया, ये है न्यूक्लियोलस। ये मत कहना कि सर आप ये लिखना चाह रहे थे और आप स्पेलिंग ऐसा लिख दिए, नहीं, ये अलग है, ये अलग है। ये पूरा का नाम क्या है? ये पूरा का नाम क्या है? और न्यूक्लियस के अंदर एक क्या है? तो इसका हिंदी होता है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर में एक केंद्रिका होना चाहिए। और बाकी ये क्या है? धागा। और इस धागा का नाम है क्रोमेटिन फाइबर। क्या ये? और यही क्रोमेटिन फाइबर बाद में क्रोमोजोम बनता है, जिसको आप गुणसूत्र कहते हो। और इसी धागा के अंदर क्या है? डीएनए यानी जीन। इसी धागा के अंदर क्या है? डीएनए यानी जीन। डीएनए के टुकड़ा को जीन कहते हैं। और आपको पता है ना, पूरे सेल को, पूरे सेल का गार्जियन कौन है? न्यूक्लियस। का है सर? पूरे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी था, ऐसे ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट सेल, लाइसोसोम है, बहुत सारा चीज है, गोल्गी बॉडी है। आपने उसको गार्जियन नहीं कहा, लेकिन इसको गार्जियन कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमेटिन फाइबर यानी क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर क्या? डीएनए। डीएनए कहते हो जीन, और जीन ही सबका देखभाल करता है। हमारे सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे, कौन कौन रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, जिसको आप बोलते हो मेटाबॉलिज्म, कौन कौन मेटाबॉलिज्म कब होगा, इसका पूरा देख रेख किसके जिम्मे है? जीन के जिम्मे है। और जीन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए गार्जियन किसको मान लिया गया? न्यूक्लियस को मान लिया गया। साथियों, एक अच्छा न्यूक्लियस कहलाने के लिए ये 5 चीज होना चाहिए। जल्दी बोलो। न्यूक्लियस की बाउंड्री, जिसे क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। न्यूक्लियस की बाउंड्री को क्या कहते हैं? उसके बाद न्यूक्लियर पोर क्या होना चाहिए? अगर आपने बाउंड्री दिया तो घर से अंदर बाहर जाने के लिए जगह दोगे ना, तो बाउंड्री, यहां का सामान यहां, यहां का सामान यहां। अगला न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर क्या है? रस है। क्या भरा हुआ है? उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियो। अभी आपको सुनाना पड़ेगा 5 चीज। अभी सबसे मैं किसी भी हाथ क्या करूंगा कि किस किस बंदे को 5 चीज याद हुआ। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियर पोर, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके अंदर एक फुटबॉल है, यानी गोल गोल चीज है, स्फेरिकल, गेंद की तरह, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? और उसके बाद धागा है, यानी फाइबर। फाइबर बने धागा, फाइबर लाइक, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या नाम है? क्या नाम है? एक बार फिर से बोलो। पहला, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद न्यूक्लियोलस। क्या बोलिएगा? उसके बाद क्या है? और ये सब चीज मिल गया तो क्या बना? ये सब चीज मिला तो क्या बना? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक ट्रू न्यूक्लियस बना। ये है यूकैरियोटिक सेल। अब आप शिफ्ट हुए इधर कि सर जरा बताइए प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को क्या क्या चीज है? भाई क्या रहेगा? सुनो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर पोर नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर। अरे जब दीवारें नहीं है तो खिड़की कहां से होगा?
दीवारें नहीं है, बाउंड्री, खेदवा कहां से होगा? तो ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर पोर नहीं है, तो क्या है? अल्हुआ है। अगला, क्रोमेटिन फाइबर है मात्र एक, न्यूक्लियोलस नहीं है, तो जब बाउंड्री ही नहीं तो ये कहां से होगा? न ये है, न ये है, न ये है, न ये है, बेचारे के पास मात्र एक धागा। क्रोमेटिन फाइबर है, लेकिन वो भी कितना? वो भी कितना? बस एगो धागा ऐसे पड़ा हुआ है, कहां? इसी साइटोप्लाज्म में। इस कोई बाउंड्री है इसका? नहीं। कोई पहचान इसकी अपनी? बस एक क्रोमेटिन फाइबर है। इसीलिए मैंने कहा अरे यार, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या? आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हो, आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हो मतलब बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, जिसको बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। अरे यार तेरे पास क्या है? कहा भाई हम क्या करें, शुरुआती दौर में बने थे तो कैसा रहेगा, हमारा वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है, मेरा न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, बस कॉल आता है कॉल जाता है, पुटपुटिया मोबाइल है, कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ है, सारा इसमें क्या है? मेरे सारा एप्लीकेशन है, सारा एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड सेट है। माय डियर, अब आप समझ लीजिए कि उसका न्यूक्लियस यूकैरियोटिक, यू माने ट्रू, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रू क्यों है? क्योंकि उसके पास कितने चीज है? जल्दी बोलो। न्यूक्लियर पोर, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, और धागा को क्रोमेटिन। फिर से बोलो, न्यूक्लियर, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, और बॉल को न्यूक्लियोलस, और धागा को क्रोमेटिन। और प्रोकैरियोटिक सेल यानी इंसिपिएंट न्यूक्लियस के पास क्या है? मात्र एक क्रोमेटिन और कुछ भी नहीं। तो क्या कहेंगे? कहेंगे बढ़िया है, काम चल रहा है किसी तरह। न्यूक्लियस कहने में शर्म आता है हमको, और इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला ए प्रोकैरियोटिक सेल, तेरे न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहने में शर्म आता है हमको। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसके प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को 2-3 नाम दे दिया है। जो बेहतरीन नाम है, जो काफी फेमस नाम है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, या इसको जीनोफोर कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, या नहीं तो अपना ये बोलो इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या क्या बोलोगे? पहला नाम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, दूसरा नाम न्यूक्लियोइड, और तीसरा नाम जीनोफोर। ये सब नाम दिया गया, लेकिन आपन के न्यूक्लियस का नाम क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस समझ में आया? अब जरा ये बताओ, कोई आज के बाद तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, तो क्या बोलोगे? और यूकैरियोटिक होते हैं? यस। अब ये बताओ, आपके पास 5 किंगडम है, व्हिटाकर साहब ने 5 किंगडम दिया, कौन कौन? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, और अब जरा ये बताओ, पांचों में से कौन ऐसा किंगडम है जिसका बॉडी, जिसके मेंबर का बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है? मोनेरा। और बाकी जो 4 बचा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिन, मालिया, चारों किंगडम के जो मेंबर होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। अच्छा, चारों मेंबर जो है, आप यूकैरियोटिक सेल के बने हो, आप भी यूकैरियोटिक, आप भी यूकैरियोटिक, इसका मतलब तुम लोगों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये, और ये पॉइंट मेरा समाप्त हो गया। क्या लिखेंगे पॉइंट? सुनो, मैं पहले लिखूंगा हेयो अहा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की है एब्सेंट, आ सब में की लेते भाई प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अहा का समय या तो लिख दियो PRESENT, आ नहीं समय या तो PP लिख के छोड़ दियो। अब रुको, अभी एकरा में की लिखबे? हेयो अहा के सेल का नाम ये प्रोकैरियोटिक सेल, अहा सबके की नाम ये तो है, देखियो समय या तो लिखियो, नहीं तो EU करके छोड़ दियो। देखियो समय है तो पूरा लिखिए, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और नहीं है तो EU। तो क्यों 2 पॉइंट क्लियर है? तो इतना लिख लो, उसके फटाफट करो, तब तक हम भी यूकैरियोटिक लिख देते हैं। तुम भी क्या कहोगे? यूकैरियोटिक सेल
यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। 5 किंगडम में 4 किंगडम यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं और मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट, इसमें भी होते हैं प्रेजेंट। थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि मुझे समाप्त करना, जल्दी क्विक कीजिएगा। इतना लिखने में आप समय लगा दिए, पीपी लिखे छोड़ो ना यार, सब अपना अपना मुंडी ऊपर करो। आपको देखो यहां सेल वॉल। अब हम सेल वॉल की चर्चा, सेल वॉल बने कोशिका भित्ति। दुनिया जानती है कि एनिमल और प्लांट सेल में एक अंतर सबको पता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में भारतीय सबको पता यह है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल। और ये भी आप लोगों में से मैक्सिमम को पता होगा, जिसको नहीं होगा सुन लेना। प्लांट का सेल वॉल, प्लांट का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? अब सेलुलोज क्या होता है बाद में पूछना, ये बायोमोलिक्यूल है, बस तत्काल इतना ही जान लो, कार्बोहाइड्रेट है। तो मैं क्या बोला? एनिमल में सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल, और प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? अब सुन लो, फंगस फंजाई किंगडम में भी सेल वॉल होते हैं, फंजाई किंगडम में सेल वॉल, और ये सेल वॉल बना होता है काइटिन का। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है, किसका बना होगा? तो एनिमल्स एनिमालिया किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट, किसका बना होगा? सेलुलोज का। यहां प्रेजेंट, किसका बना होगा? काइटिन का। मोनेरा किंगडम यानी बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होते हैं और ये बना होगा किसका? पेप्टिडोग्लाइकान और एमिनो एसिड का, पेप्टिडोग्लाइकान एंड। और यहां पर क्या होगा मेरा कालिया, मैंने बताओ यहां क्या होगा सर? कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर में सेल वॉल होते हैं और कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर में सेल वॉल। तो फटाफट लिख लो, यहां शुरू करो, लिखो एब्सेंट, इसमें लिखो। आप इसमें थोड़ा जगह बचा बचा लिखना, ऊपर लिखना प्रेजेंट होते हैं और शुरू कर दो एंड इट इज मेड अप ऑफ, और ये बना होता है सेलुलोज, मेनली सेलुलोज। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलुलोज है, लेकिन मेनली सेलुलोज। अगला यहां भी लिखो कि फंगस में भी सेल के पास सेल वॉल होते हैं और ये बना होता है इट इज मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ मैंने बना होता है मेडअप ऑफ काइटिन। इसको चाइटिन मत पढ़ना, वैसे इंग्लिश है कुछ भी पढ़ सकते हो, चाइटिन पढ़ो या काइटिन। अगला चलना यूकैरियोटिक, इसमें इस पे लिखो प्रेजेंट। बैक्टीरिया यानी मोनेरा में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट, और ये बना होता है इट इज मेड अप ऑफ। पहला और दूसरा दो वर्ड लिखना है भैया, अटेगा कि नहीं घटेगा हम नहीं जानते। पेप्टिडोग्लाइकान और एमिनो एसिड। मैं इसको लिख देता हूं दूसरी जगह, मुझे पता है कि पीछे वाले को नहीं दिखेगा। मैं कहां लिखूं? यहां लिखता हूं फिर मिटा दूंगा। देखो भैया मैं यहां लिख रहा हूं पेप्टिडोग्लाइकान प्लस एमिनो या एमाइनो, जो बोलना है लो भैया, एमिनो एसिड, पेप्टिडोग्लाइकान एंड एमिनो एसिड वहां लिख दिए हैं। यहां भी प्रेजेंट होगा एंड इट इज मेड अप ऑफ, और ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकान एमिनो एसिड का। अब प्रोटिस्टा के बारे में क्या ख्याल है भैया? सर यो कुछ में होय छे कुछ में, हाँ तो एमे एना लिखे छे प्रेजेंट इन सम, बस सम बने कुछ, कुछ में होय छे। अहाँ के मोन या तो जोड़ सके छिए एन एब्सेंट इन सम। यानी इसके लिखने का मतलब ही हो गया कि कुछ प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं सेल वॉल और मैक्सिमम प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होते हैं। समाप्त हो गया।
अब चलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। जल्दी करो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। इम्हरो लिखल छे, नहीं दिखाई पड़ैया तो या ऊपर का पॉइंट यहां लिख दिलो हन, नहीं दिखाई पड़े तो वहां लिख लियो, पेप्टिडोग्लाइकान प्लस एमिनो एसिड। अब हम निचुलका मिटा दै छी। चलू ए पर चलू। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी बोलो। मोनेरा में जितने भी मेंबर होते हैं सबका बॉडी एक ही सेल का बना होता है। प्रोटिस्टा में जितने मेंबर होते हैं सबका बॉडी भी एक ही सेल का, और जिसका बॉडी एक ही सेल का बना होता है ना, उसे क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। और उसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया सेलुलर। तो इस पे लिखेंगे सेलुलर। कोई भी पढ़ेगा ना, सेलुलर वर्ड पढ़ेगा तो समझ जाएगा, अच्छा अच्छा यूनिसेलुलर आप कहना चाह रहे हैं, यूनिसेलुलर कहना चाह रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी एक कोशिकीय प्राणी, ये भी एक कोशिकीय प्राणी। इतना लिखा गया। अब चलो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? अब जरा तुम लोग बताओ, जब बहुत सारे सेल एक जगह मिल जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक यानी टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। लेकिन एक बात जान लो, एक होता है ट्रू टिश्यू, एक होता है फॉल्स टिश्यू। यहां फंगस में क्या हुआ कि ये सब यूनिसेलुलर था। उसके बाद धरती पर काफी जब इवोल्यूशन हुआ, एडवांसमेंट हुआ, तब आया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय प्राणी। और पहला कौन? फंगस। तो फंगस के बॉडी में क्या हुआ? बहुत सारा सेल था। सब सेल जब आपस में आया, पहली बार देखा इतना सेल एक जगह, सब सेल आपस में आया, लेकिन सबका विचार उतना मिलता जुलता नहीं था। टिश्यू कब बनता है? जब सारे सेल का विचार मिलता हो, अच्छा से इंटरेक्ट होता हो, अच्छा से संबंध बनाता हो, अच्छा से एक दूसरे का बात सुनता हो और एकता में काम करता हो, तब जाके टिश्यू बनता है। सीधे एक जगह सेल आने से काम नहीं होता है, एक जगह सेल आ गया बन गया टिश्यू, ऐसा नहीं होता है। सारे सेल में क्या होना चाहिए? इंटरेक्शंस, संबंध होने चाहिए, एक तरह विचार होना चाहिए। तो सबसे पहली बार फंगस क्या हुआ? धरती पर पहली बार मल्टीसेलर कौन था? फंगस। फंगस में बहुत सेल था, लेकिन सेल में उतना इंटरेक्शन अच्छा नहीं था। टिश्यू बना, बट टिश्यू कैसा बना? लूज टिश्यू। इसलिए यहां लिखिएगा, इसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लूज टिश्यू। और प्लांट में क्या हुआ? एकदम टिश्यू बना, बढ़िया वाला टिश्यू। और टिश्यू के मिलने से क्या बनता है? सब बोलो, ऑर्गेन। तो इसमें टिश्यू भी बना, तो इसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टिश्यू और ऑर्गेन। और जब हम लोग की बारी आई तो हम लोग काफी हाई फाई हो गए, और प्लांट के बाद एनिमल धरती पर आया। जब एनिमल आया तब तक में टिश्यू तो बन ही गया था, ऑर्गन भी बना, और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम। इसीलिए हम लोग में सब कुछ हो गया। तो टिश्यू लिखो, ऑर्गन लिखो, एंड ऑर्गन सिस्टम लिखो, ऑर्गन सिस्टम लिखो। कोई कहिए, तुरंत लिख लीजिए। तो सेलुलर लूज टिश्यू, इस पे लिखिएगा टिश्यू एंड ऑर्गन। इस पे हम लोग लिखिएगा टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। अब जरा बताइए, मैं आपको इस तरीके से आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि मैं समझता हूं कि सब आदमी को याद हो रहा है। अरे याद हुआ कि नहीं याद हुआ? आवाज में दम नहीं था, लेकिन अरे याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ठीक है। कितना देर तक लिखोगी?
लिख रहे साहब? अब किस पर आए सब आदमी हम लोग? मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी भोजन पोषण का क्या तरीका है, चुराता है कि अपने से बना लेता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आंख मूंद के शुरुआत कहां से करेंगे? दुनिया जानती है कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है और उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और जो आदमी अपने से खाना बनाता है, जो जीव, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। क्या बोलते हैं? और ऑटोट्रॉप में भी कैसा ऑटोट्रॉप है? फोटो, यानी ये है ऑटोट्रॉप। और ऑटोट्रॉप का मतलब हुआ ऑटोट्रॉप, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। और इसमें क्या, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कैसे बनाएगा? बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, अपना भोजन बनाएगा। लिखो सब आदमी, फोटो ऑटोट्रॉफ यानी उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ यानी बाय फोटोसिंथेसिस। अगर पूरा लिखना चाहते हो तो फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब क्या? तस्वीर। अरे फोटो का मतलब क्या? तस्वीर? नहीं 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 नहीं, पूरी बायोलॉजी में जहां भी फोटो वर्ड आ जाए तो फोटो का मतलब तस्वीर नहीं, फोटो का मतलब सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। मुझे आप जो गर्दन हिलाए, फोटो माने तस्वीर नहीं। फोटो को हम लोग फिगर लिखेंगे, डायग्राम लिखेंगे। फोटो जब भी लिखेंगे बायोलॉजी में तो फोटो का मतलब क्या होगा? सनलाइट, सूर्य की रोशनी। चलिए, तो ये ऑटोट्रॉप है और ये अपना भोजन कैसे बनाता है? सनलाइट से एनर्जी लेकर, सनलाइट से एनर्जी लेकर। चलिए, और एनिमल के बारे में चलिए। बरका चोर, हम लोग बरका चोर है। हम लोग अपना खाना नहीं बनाते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, है ना। उसका सब्जियां लाते हैं, उसके फल लाते हैं, उसके ये लाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग क्या है? लिखेंगे हेट्रोट्रॉप। हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉफ, जिसको आप परपोषी कहते हो, जो अपना भोजन नहीं बनवाता है। और इसके 3 मोड है, 1, 2 और 3। पहला होगा होलोजोइक, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक, और तीसरा होगा पैरासिटिक। होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, आगे चर्चा हम करेंगे। फिलहाल अगर आप बोलोगे तो मैं बता देता हूं दो लाइन में। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। सर ये क्या हुआ, समझ में नहीं किए सर हम। हेट्रोट्रॉफ 3 प्रकार का होता है। कुछ एनिमल्स ऐसा होता है, कुछ एनिमल्स ऐसा, कुछ एनिमल्स ऐसा। तीनों में झटाझट एक एक लाइन सुन लेना, दिमाग खोल के रखना। जल्दी लिखो पहले, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। न्यूट्रिशन, पोषण 3 प्रकार के होते हैं हम लोगों में। क्या बताऊं मैं? पहला है होलोजोइक। हम लोग क्या करते हैं? पहले खाना लाते हैं, खाना निगलते हैं, दांत से तोड़ते हैं, जीभ से मिलाते हैं, उसके बाद फिर लार मिलाते हैं, यानी मुंह से डाइजेशन शुरू हो गया, फिर उसको स्टमक में गया, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में गया, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, पचा रहे हैं। तो इस प्रकार के मोड को कहते हैं होलोजोइक। बड़ी मेहनत की हम लोग, तोड़ के लाए, मुंह में डाले, दांत से तोड़े, ये किए वो किए, एंजाइम पचाया, ओ माय गॉड, तब जाके एनर्जी मिला। तो इस प्रकार के मोड को क्या कहते हैं? होलोजोइक। जैसे हम लोग होलोजोइक हैं। और होता है सेप्रोफाइट। वो क्या किया? कोई जीव मर गया, छिपकली मर गया, हाथी मर गया, बंदर मर गया, कुत्ता मर गया, कुछ भी मर गया, मरे हुए जीवों पर जाएगा, मरे हुए जीवों के बॉडी पर गया, बैठ गया और उसके बॉडी से ऑर्गेनिक सब्सटेंस चुरा के खा लिया, बनाया खाना खा लिया। और इसमें क्या हुआ? पैरासिटिक, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृतजीवी। जो मरे हुए जीवों के बॉडी से खाना चुराता है उसे मृतजीवी कहते हैं। और ये क्या हुआ? मृतजीवी, मरे हुए, नहीं सोते सेप्रोफाइट। ये पैरासाइट, इसको बोलते हैं हिंदी में परजीवी, जो दूसरे जिंदा प्राणी के, मरा प्राणी नहीं, जिंदा प्राणी के बॉडी पर जाकर के जिस खाना चुरा खाता है। जैसे हुआ ढील, ढील, चीलर। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर में क्या क्या घुस गया? राउंड वर्म, हुक वर्म, ये सब जितना है सब पैरासाइट है। चलो अगला तो समझ गया। उसके बाद चलो इसमें चलते हैं, ये फंगस पर। फंगस बोला हम भी खाना अपना नहीं बना पाते हैं, हम भी बड़का चोर हैं, इतना बड़ा तो नहीं लेकिन हम भी चोर हैं। तो ये भी क्या है? हेट्रोट्रॉफ। ये भी क्या है? हेट्रोट्रॉफ, यानी परपोषी है। और बोला भैया या तो मैं क्या हूं? सेप्रोफाइटिक हूं,
सेप्रोफाइटिक हूं या पैरासिटिक हूं? अब आप लोग सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक का मतलब समझ गए। जो मरे हुए प्राणी के बॉडी से ऑर्गेनिक सब्सटेंस चुरा के खाता है उसे सेप्रोफाइट, और जो जिंदा प्राणी के बॉडी से खाना चुरा के खाता है उसे पैरासाइट कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रोटिस्टा पर। क्या रेडी है? ये लिखा गया। चलिए प्रोटिस्टा, नाउ द प्रोटिस्टा, यू लिसन प्लीज। प्रोटिस्टा में क्या होगा? कुछ प्रोटिस्टा ने कहा कि हम भी प्लांट की तरह अपना भोजन खुद बना लेते हैं, एकदम ठीक प्लांट की तरह, क्योंकि प्लांट को अगर क्लोरोफिल है तो आपन के पास भी क्लोरोफिल, इसीलिए हम अपना भोजन भी बना लेते हैं। तो कुछ प्रोटिस्टा अपना भोजन खुद बना लेता है, उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोप, यानी ऑटोट्रोप यानी फोटोसिंथेसिस से। लेकिन मैक्सिमम प्रोटोजोआ ऐसा है, मैक्सिमम प्रोटिस्टा ऐसा है, वो बोला भैया अपन खाना नहीं बना पाता है, अपन हेटरोट्रोप है, और अगर हेटरोट्रोप हो गया तो ठीक हमारी तरह है, सेप्रोफैटिक, हेलोजोइक, और बस। तो लिखो भैया कि फ्यू का हिंदी कुछ, फ्यू आर ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोफ, और ऑटोट्रोफ का मतलब क्या? बाय फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट की तरह ये भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेगा। एंड मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर, देखो मैंने क्या बोला, बहुत सारी बात लिखनी पड़ेगी। मेंबर्स आर हेट्रोट्रोफ, इसको ऐसा करते थोड़ा उठा देते हैं। तुम कहोगे सर हम लोग कैसे उठाएंगे? अरे भैया कहें अगले पेज में चले जाना। सबको क्या लिखा हूं सुनो ध्यान से। फ्यू माने कुछ, कुछ मेंबर क्या होते हैं? ऑटोट्रोप यानी फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। एंड मोस्ट ऑफ मेंबर्स का हिंदी हुआ मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं इस किंगडम के, वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रोप, यानी वो क्या हो, कैसे सकता जल्दी हो, होलोजोइक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है, बोलो बोलो, और तुम लोग बोलो, और या पैरासिटिक हो सकता है। चलो भैया लास्ट बच्चा फटाफट करो, अंत भला तो सब भला, कुछ टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन अपन ये खत्म करके रहेगा। ये अब कल के लिए, कल के बहाने नहीं रहेगा, ये कल दूसरी बात, कल दूसरी बातें होगी, कल दूसरी बातें होगी, इसीलिए 1 मिनट लेट ही सही, प्लीज सॉरी फॉर दैट। छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ देते हैं, आज खाली बोल देते हैं। हाँ एनसीईआरटी लिख रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि फिर कल भी क्लास छूटेगी ना। तो देखो ये क्या होगा? फ्यू आर ऑटोट्रोप, कल इसको पूरा कर देंगे, कहीं लिखे फ्यू आर ऑटोट्रोप एंड मोस्ट मेंबर्स आर हेटरोट्रोप। और इसमें कुछ बता देंगे, और इसमें आगे कुछ बताना है, चल जाओ निकलो। फ्यू आर ऑटोट्रोप, और ऑटोट्रोप का 2 टाइप है, आगे पढ़ाना ही है, तो यहां पर इतना भी काफी है। फ्यू आर ऑटोट्रोप एंड मोस्ट मेंबर्स आर हेटरोट्रोप, ठीक है, ऐसा ही थोड़ा अंतर है, बताएंगे। चलिए निकलिए, क्विक निकलिए।